नमस्कार। औपचारिक भाषा और स्वचालित सिद्धांत कंपाइलर डिज़ाइन में एक अनुप्रयोग। इस पाठ्यक्रम में आज हम बात करेंगे रन टाइम वातावरण और भंडारण संग्रहण। इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है रन टाइम वातावरण की अवधारणाओं को समझना और उनके प्रोग्राम निष्पादन में भूमिका को समझना। हम बात करेंगे विभिन्न स्टोरेज संगठनों का विश्लेषण करना और उनके मेमोरी प्रबंधन पर प्रभाव को समझना। साथ में हम यह भी देखेंगे कि कार्यक्रम निष्पादन के दौरान सक्रियता रिकॉर्ड या जिसे हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी कहते हैं, वह किस तरीके से कार्य करता है। साथ में डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन तकनीकों का अध्ययन करना और रन टाइम दक्षता पर उनके प्रभाव को समझना। तो पहले यह देखते हैं कि रन टाइम इन्वायरमेंट या रन टाइम वातावरण क्या है। रन टाइम वातावरण वह संदर्भ है जिसमें एक प्रोग्राम निष्पादित होता है। प्रोग्राम निष्पादित होता है इसका मतलब जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यह प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाएं प्रदान करता है। तो एक तरीके से जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं अपने कंप्यूटर में और जब हम उसको निष्पादित करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो वातावरण चाहिए, जो जो रिसोर्स चाहिए, वह सभी को मैनेज करने का काम आपके रन टाइम इन्वायरमेंट में होता है। इसके प्रमुख घटक हैं सक्रियण रिकॉर्ड्स या इसको हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। संरचनाएं जो सक्रिय उप रूटीन के बारे में जानकारी संग्रहित करती है, जिनमें स्थानीय वेरिएबल्स, रिटर्न पते और डायनेमिक लिंक शामिल होते हैं, जो प्रक्रिया कॉल्स और रिटर्न के प्रबंधन के लिए आवश्यक होती है। दूसरा मुख्य घटक है स्थिर बनाम डायनेमिक मेमोरी आवंटन। तो रन टाइम इन्वायरमेंट में पहला मुख्य घटक है एक्टिवेशन रिकॉर्ड या उसी को हम सक्रियण रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। दूसरा मुख्य घटक है स्थिर बनाम डायनेमिक मेमोरी आवंटन और इसे भी हम बोलते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्थिर आवंटन कंपाइल टाइम पर होता है, जबकि डायनेमिक आवंटन रन टाइम पर होता है, जो मेमोरी के प्रबंधन और उपयोग को प्रभावित करता है। हम देखेंगे कि जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हम विभिन्न तरीके के वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। वो जो वेरिएबल है उसे अलग अलग तरीके से मेमोरी एलोकेट होता है। तीसरा मुख्य तत्व है स्टैक और हीप मेमोरी। स्टैक का उपयोग सक्रियण रिकॉर्ड्स और नियंत्रण प्रवाह के प्रबंधन के लिए किया जाता है, जबकि हीप का उपयोग डायनेमिक मेमोरी आवंटन के लिए किया जाता है, जिनमें प्रत्येक का अलग अलग एक्सेस पैटर्न और जीवन काल होता है। चौथा मुख्य तत्व जो आपके रन टाइम इन्वायरमेंट या रन टाइम वातावरण से संबंधित है, वह है गार्बेज कलेक्शन। यह एक प्रक्रिया है जो रन टाइम वातावरण में स्वतः ही उन वस्तुओं को आवंटित मेमोरी को पुनः प्राप्त करती है जो अब उपयोग में नहीं है, जिससे मेमोरी लीक को रोका जाता है और संसाधन प्रबंधन को अनुकूलित किया जाता है। पांचवा मुख्य तत्व सिंबल टेबल प्रबंधन। इसमें वेरिएबल नामों, उनके डेटा प्रकारों और स्कोप्स के बारे में जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करना शामिल है, जो प्रोग्राम निष्पादन के दौरान कुशल मेमोरी आवंटन और पुनः प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह हमने देखा कि जो मुख्य घटक है जो रन टाइम इन्वायरमेंट से संबंधित है, वह है एक्टिवेशन रिकॉर्ड या सक्रियण रिकॉर्ड्स, स्थिर बनाम डायनेमिक मेमोरी आवंटन या उसी को हम बोलते हैं स्टैटिक वेज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। तीसरा है स्टैक और हीप मेमोरी, स्टैक एंड हीप मेमोरी। चौथा है गार्बेज कलेक्शन और पांचवा है सिंबल टेबल प्रबंधन। हमारा यह लेक्चर इन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा विस्तृत में हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं सक्रियण रिकॉर्ड्स के बारे में या एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स। तो सक्रियण रिकॉर्ड्स, जिसे स्टैक फ्रेम्स भी कहा जाता है, डेटा संरचनाएं हैं जो प्रोग्राम में फंक्शन या प्रोसीजर कॉल्स को मैनेज करने के लिए आवश्यक जानकारी संग्रहित करता है। इसका मतलब जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस दौरान
बहुत सारे फंक्शन या प्रोसीजर को कॉल होता है, तो उस समय हमें डेटा स्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ता है जिसमें अलग अलग तरीके की जानकारी को संग्रहित किया जाता है। प्रत्येक बार जब कोई फंक्शन कॉल किया जाता है, एक नया सक्रियण रिकॉर्ड बन जाता है और कॉल स्टैक पर उसे पुश किया जाता है। हम अब इसे उदाहरण के रूप में समझेंगे। उससे पहले हम यह देखते हैं कि सक्रियण रिकॉर्ड या एक्टिवेशन रिकॉर्ड की जो मुख्य तत्व है वह क्या क्या है। जैसे पहला जो है उसमें आपका रिटर्न एड्रेस सेव होता है। रिटर्न एड्रेस कोड में वह स्थान जहां फंक्शन के समाप्त होने के बाद नियंत्रण को वापस जाना चाहिए। इसका मतलब मान लो आपका एक प्रोग्राम है मेन प्रोग्राम और एक दूसरा प्रोग्राम है चाइल्ड प्रोग्राम। तो अगर मेन से जब चाइल्ड प्रोग्राम को कॉल किया जाता है तो जब चाइल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से उन्हें किस एड्रेस पे जाना है वह आपके रिटर्न एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपके एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स में अलग अलग पैरामीटर्स भी सुरक्षित होते हैं। फंक्शन को पास किए गए आर्गुमेंट्स जो आपके पैरामीटर्स कहलाते हैं, तो आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड वह इंफॉर्मेशंस को भी मेंटेन करता है। साथ में स्थानीय वेरिएबल्स या लोकल वेरिएबल्स, ये वो वेरिएबल है जो फंक्शंस के भीतर घोषित होते हैं और केवल उसी के दायरे में पहुंच योग्य होते हैं। और नेक्स्ट है आपका सेव्ड रजिस्टर्स, रजिस्टरों की प्रतियां जिन्हें फंक्शंस कॉल के दौरान संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। और आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड रखता है इंफॉर्मेशन कंट्रोल लिंक के बारे में, कॉल करने वाले फंक्शंस के सक्रियण रिकॉर्ड की ओर इशारा करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड में किस तरीके के इंफॉर्मेशंस समाहित होते हैं, लेकिन यह ही नहीं है, अलग अलग भाषा में इससे ज़्यादा या इससे कम इंफॉर्मेशन संग्रहित हो सकते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल समझने की, एक उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड या सक्रियण रिकॉर्ड से संबंधित है। जैसे आप देखेंगे यहाँ एक सिंपल सी प्रोग्राम दिया गया है जिसमें आपका एक मल्टीप्लाई का फंक्शन है जिसमें दो फॉर्मल पैरामीटर है, एक इंट x और इंट y। साथ में आप नीचे देखेंगे आपका जो मेन प्रोग्राम है इंट मेन, इसके अंदर a और b दो वेरिएबल है जिसको इनिशियलाइज किया गया है 5 और 10 से। आप देखेंगे जब मेन प्रोग्राम से फिर मल्टीप्लाई फंक्शंस को जो मेन के ऊपर डिफाइन है उसे कॉल किया गया है। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि a और b आपके एक्चुअल पैरामीटर है, तो मल्टीप्लाई ए बी से कॉल होता है। वहां पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, वहां पे फंक्शन कॉल लिखा हुआ है। तो जब ये कॉल होगा तो जो x है वो आपके a से रिप्लेस हो जाएंगे और जो y है वो आपके b से रिप्लेस हो जाएंगे। इसके अलग अलग पासिंग मैकेनिज्म होते हैं। उस मैकेनिज्म के बारे में जिसे हम पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म कहते हैं, उसके बारे में हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यह समझना है कि जब मेन प्रोग्राम से मल्टीप्लाई फंक्शन ए बी को कॉल किया जाएगा तो उस समय एक्टिवेशन रिकॉर्ड किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए जब मेन मल्टीप्लाई 510 को कॉल करता है तो मल्टीप्लाई के लिए एक नया सक्रियण रिकॉर्ड बनाया जाता है। इस सक्रियण रिकॉर्ड में क्या क्या शामिल होगा? तो पहला रिटर्न एड्रेस, मतलब मेन में वह पता जहां मल्टीप्लाई समाप्त होने के बाद वापस लौटता है। इसका मतलब जब मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और जब मल्टीप्लाई पे जंप करेगा तो मल्टीप्लाई फंक्शंस के एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद वापस से मेन प्रोग्राम के किस पते में, किस एड्रेस में जाना है, वह एड्रेस आपके रिटर्न एड्रेस में रहेगा। फिर पैरामीटर्स, जैसे मान 5 और 10 जो x और y के रूप में पास किए गए हैं, तो इसका इंफॉर्मेशंस भी आपके एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स के अंदर रहेंगे। साथ में स्थानीय वेरिएबल, आप देखेंगे मेन में आपके
मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल यूज है, एक्स और वाई। उसका अस्तित्व केवल उस फंक्शन के अंदर ही है। एक बार फंक्शन का जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो वह जो वेरिएबल है वह आपके डीएलोकेट हो जाएंगे। तो ये जो स्थानीय वेरिएबल है इसके बारे में भी आपका इंफॉर्मेशन एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर रहता है। तो जब मल्टीप्लाई फंक्शन समाप्त होता है तो उसका जो सक्रियण रिकॉर्ड है स्टैक से हटा दिया जाता है और नियंत्रण मेन में उस बिंदु पर वापस जाता है जहां फंक्शन कॉल किया गया था। अब हम बात करेंगे, तो अभी हमने एक मुख्य घटक जो रन टाइम एनवायरनमेंट से संबंधित है उसके बारे में चर्चा किया, जो कि आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। अब जो दूसरा मुख्य घटक है स्थिर बनाम डायनेमिक मेमोरी आवंटन, या इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक वेज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्थिर मेमोरी आवंटन या स्टैटिक मेमोरी आवंटन और डायनेमिक मेमोरी आवंटन प्रोग्राम में वेरिएबल्स और डेटा संरचनाओं के लिए मेमोरी स्पेस रिजर्व करने के दो तरीके हैं। आपको मालूम है कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं या जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हम अलग अलग वेरिएबल्स का उपयोग करते हैं, और वह वेरिएबल क्या है? वह वेरिएबल एक तरीके से मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो मेमोरी एलोकेशन है यह दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका जिसे हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस कहते हैं और दूसरा तरीका जिसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस कहते हैं। तो अभी हम बात करते हैं स्थिर मेमोरी आवंटन या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस में वेरिएबल्स और डेटा संरचनाओं के लिए मेमोरी कंपाइल टाइम पर ही आवंटित की जाती है और इस मेमोरी का आकार पूरे प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान निश्चित होता है। इसका मतलब क्या होता है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन या स्थिर मेमोरी आवंटन में जो वेरिएबल होते हैं उसको कितना मेमोरी स्पेस चाहिए। मेमोरी स्पेस मतलब जैसे हम समझते हैं 4 बाइट, 10 बाइट, 20 बाइट, कितना मेमोरी स्पेस चाहिए, तो उसका पता कंपाइलर मतलब कंपाइल टाइम में रिक्वायर्ड जितना स्पेस आपको चाहिए रहता है उसके बारे में पता चल जाता है और उतना स्पेस उसके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। और पूरे आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में जितना स्पेस, जितना मेमोरी उस वेरिएबल के लिए रिजर्व किया गया है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरीके से जो मेमोरी एलोकेशन होता है उसको हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस कहते हैं। अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन या स्थिर मेमोरी आवंटन की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो आवंटन प्रोग्राम चलने से पहले होता है। इसका मतलब यहाँ पे चलने का मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले ही वेरिएबल को उतने मेमोरी एलोकेट हो जाते हैं। मेमोरी का आकार निश्चित होता है और रन टाइम के दौरान बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब एक बार जो मेमोरी एलोकेट हो गया तो किसी भी सूरत में जब तक कि उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक उस मेमोरी के आकार को नहीं बदला जा सकता। वेरिएबल्स आमतौर पर स्टैक या डेटा सेगमेंट में स्टोर होते हैं। यह आपने देखा होगा कि आपके मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी को अलग अलग हिस्से में बांटा जाता है। तो उसमें जो आपका जो स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वह जनरली स्टैक या डेटा सेगमेंट में स्टोर होते हैं। तेज एक्सेस अगर मेमोरी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के द्वारा हुआ है तो उसकी जो एक्सेसिंग है जो आपके प्रोसेसर को वह तेज होता है, क्योंकि उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वह कंपाइल टाइम में ही पता चल जाता है। अगर इसका उदाहरण देखें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस का, तो वहां पे देखिए कि इंट अरे 10, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर है। यह सी का एक साधारण उदाहरण है। इसका मतलब क्या है कि ये अरे करके एक वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू स्टोर करना है और जो वैल्यू स्टोर होगा उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? वह इंटीजर रहेगा।
तो इस उदाहरण में अरे जो ARR को कंपाइल टाइम पर 10 पूर्णांकों का एक निश्चित आकार आवंटित किया गया है। अरे का आकार प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बदल नहीं सकता। तो इस तरीके से जो मेमोरी एलोकेट होता है उसे स्थिर मेमोरी आवंटन या उसे ही स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी आवंटन या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस की। तो जो मेमोरी रन टाइम के दौरान आवश्यकतानुसार आवंटित की जाती है और आवंटित मेमोरी का आकार प्रोग्राम के चलने के दौरान निर्धारित या बदला जा सकता है। तो स्टैटिक में आप ध्यान रखें, जो मेमोरी एलोकेट होता है वह कंपाइल टाइम में ही हो जाता है। मतलब जब प्रोग्राम आपका मशीन कोड में कन्वर्ट होता है तो उसी समय ही वह निश्चित मेमोरी एलोकेट किया जाता है। लेकिन जो डायनेमिक मेमोरी है, जब आपका मशीन कोड प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट होता है, जब संपादित होता है, तो उस समय जो मेमोरी एलोकेट किया जाता है उसे हम डायनेमिक मेमोरी कहते हैं। विशेष बात कि आवंटित मेमोरी का आकार प्रोग्राम के चलने के दौरान निश्चित भी रह सकता है या वह बदल भी सकता है। तो अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की विशेषताएं देखें तो आवंटन प्रोग्राम निष्पादन के दौरान होता है। मेमोरी का आकार प्रोग्राम की आवश्यकताओं के आधार पर समायोजित किया जा सकता है। आम तौर पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर उपयोग किया जाता है उसे हम हीप कहते हैं। रन टाइम पर मेमोरी के प्रबंधन का ओवरहेड होने के कारण एक्सेस थोड़ी धीमी हो सकती है। इसका मतलब जो हमारा जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है या स्थिर मेमोरी एलोकेशन है उसके तुलना में जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपका एक्सेस करते हैं तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो देखिए यह एक सी प्रोग्राम का स्टेटमेंट है, जिसमें एक आप देखें कि सी प्रोग्राम में जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं जिसमें हम रन टाइम के समय मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि 3 तरीके से हम करते हैं जो फंक्शन यूज़ करते हैं, मैलोक, कैलोक और रीएलोक। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है मैलोक फंक्शंस का। तो मैलोक फंक्शन यहाँ पे यह बता इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होगा। कितना डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होगा, तो मैलोक फंक्शन के राइट साइड में आप देख सकते हैं कि 10 गुणित साइज ऑफ इंटीजर। तो जो सी प्रोग्राम जो इंटीजर के लिए जो साइज परमिट करता है जैसे 4 बाइट, तो ये बोल रहा है कि 40 बाइट आपको एलोकेट करना है और एलोकेट करने के बाद उसका जो एड्रेस है वो किस जगह पे सेव रहेगा, ARR में। तो यह जो मेमोरी है यह कंपाइल टाइम में यह मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। जब आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, निष्पादन शुरू होगा, उस समय पे यह मेमोरी एलोकेट होगा। तो इस उदाहरण में ARR के लिए मेमोरी रन टाइम पर मैलोक फंक्शन का उपयोग करके आवंटित की जाती है। आवंटित मेमोरी का आकार निष्पादन के दौरान बदला जा सकता है और इसका उपयोग समाप्त होने पर फ्री ARR का उपयोग करके मैनुअल रूप से डीएलोकेट करना होता है। इसका मतलब हमने अभी देखा कि अगर ऊपर का स्टेटमेंट देखें तो अभी समझने के लिए अगर 40 बाइट का मेमोरी एलोकेट हुआ है ARR वेरिएबल को, तो रन टाइम में वह 40 बाइट से ज़्यादा भी उपयोग किया जा सकता है, फिर से नए मेमोरी एलोकेट किए जा सकते हैं, या हो सकता है कि जो मेमोरी एलोकेट हुआ है उसको उपयोग ना किया जाए, उससे कम उपयोग किया जाए। और कुछ इसमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर ये स्पेशली आपके सी प्रोग्राम से रिलेटेड है कि जो मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट होता है तो फिर बाद में जब उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो फ्री वेरिएबल के द्वारा उसे हम
उस स्पेस को फिर से डीएलोकेट करते हैं। इस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। अब जो मुख्य घटक है आपके रन टाइम इन्वायरमेंट का, वह है स्टैक और हीप मेमोरी। तो स्टैक क्या है और हीप क्या है? अगर आप देखें तो यह एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके डेटा को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करके रखा जाता है, ताकि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो उस समय पे उस इंफॉर्मेशन, उस डेटा की एक्सेसिंग किया जा सके। तो स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी, वह जो नाम पड़ा है, तो यह एक्चुअली में मेमोरी है, लेकिन उस मेमोरी में हम डेटा को कैसे सुरक्षित रखेंगे, वहाँ से कैसे बाहर निकालेंगे, तो उसका जो लॉजिक है वह स्टैक और हीप डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर है। तो स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाने वाली दो मेमोरी क्षेत्र है। तो अभी हम देखते हैं कि स्टैक मेमोरी क्या है। स्टैक मेमोरी का उपयोग स्थिर मेमोरी आवंटन के लिए किया जाता है, जिसे स्थानीय वेरिएबल, फंक्शन पैरामीटर और नियंत्रण प्रवाह की जानकारी जैसे रिटर्न एड्रेस स्टोर की जाती है। अभी हम बात कर रहे थे स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, स्थिर और डायनेमिक मेमोरी आवंटन के बारे में बात कर रहे थे। तो जो स्टैक मेमोरी है वह एक्चुअली में वह आपके स्थिर मेमोरी आवंटन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साथ में अगर याद होगा, हमने बात किया था एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बारे में, जिसमें अलग अलग तत्व रहते हैं, तो उसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उस पैरामीटर को स्टोर करने में आपका स्टैक मेमोरी उपयोगी होता है। स्टैक मेमोरी की विशेषताएं क्या है? स्वचालित रूप से कंपाइलर द्वारा प्रबंधित होता है। इसके लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, यह कंपाइलर के द्वारा स्वतः मैनेज होता है। इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे हम लीफो संरचना भी कहते हैं, उस क्रम में आपके जो इंफॉर्मेशंस है, जो ऊपर हम बात किए थे, जैसे स्थानीय वेरिएबल्स के बारे में, फंक्शन पैरामीटर के बारे में, नियंत्रण प्रवाह के बारे में, जो भी है, तो वह किस तरीके से सुरक्षित किया जाता है या एक्सेस किया जाता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन सबसे आखिरी में सुरक्षित किया गया था वह सबसे पहले बाहर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो इंफॉर्मेशन आपने स्टैक मेमोरी में सुरक्षित किया है एग्जीक्यूशन के समय में, तो वह उसे आप किसी भी क्रम में बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। उसमें हमेशा जो एक्सेसिंग की जो टेक्निक रहेगी वह लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे आखिरी में गया वह सबसे पहले बाहर आएगा। स्टैक मेमोरी की और विशेषता है, आकार में सीमित होती है, सामान्यतः हीप मेमोरी से छोटी होती है, और साथ में तेज एक्सेस, क्योंकि आवंटन अनुक्रमिक और पूर्वानुमानित होता है। अब हम बात करेंगे स्टैक मेमोरी के उदाहरण में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाया गया है, और सिर्फ आपको समझाने के लिए, जैसे उसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, एक x बराबर 10 है और एक y बराबर 20। तो x स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है और y भी स्टैक मेमोरी में। तो इस तरीके का जो एलोकेशन होता है, यह एक C का सिंपल उदाहरण है कि जो इस तरीके से जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं और उसे जो मेमोरी एलोकेट होता है वह आपके स्टैक मेमोरी में होता है। इस उदाहरण में जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो x और y के लिए मेमोरी स्टैक पर आवंटित की जाती है। फंक्शन के लौटने पर यह मेमोरी स्वचालित रूप से मुक्त हो जाती है। इसका मतलब ये जो x और y है वो इस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल है। तो जब ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो डेफिनेटली उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, संपादित करने के लिए x और y को टेम्पररी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी।
तो ये जो टेम्पररी मेमोरी है वह स्टैक में एलोकेट होता है, लेकिन जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया है, जब वहाँ पे वापस जाएगा तो जो एलोकेटेड मेमोरी है, जो एक्स और वाई को किए गए हैं, वह स्वतः डी एलोकेट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हीप मेमोरी के बारे में। हीप मेमोरी का उपयोग डायनेमिक मेमोरी आवंटन के लिए किया जाता है। डायनेमिक मेमोरी आवंटन क्या होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब रन टाइम पे, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, संपादित हो रहा होगा, उस समय जब मेमोरी एलोकेट किए जाते हैं तो उसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस कहते हैं। तो हीप मेमोरी का उपयोग डायनेमिक मेमोरी आवंटन के लिए किया जाता है, जहां वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स रन टाइम पर आवंटित किए जाते हैं, अक्सर जब उनके आकार या जीवन काल को कंपाइल टाइम पर नहीं जाना जाता। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो कंपाइल टाइम पर अगर किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को कितना स्पेस, कितना मेमोरी चाहिए, अगर कंपाइल टाइम पर पता चल जाता है तो उसका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। बट कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ वेरिएबल्स ऐसे रहते हैं जिनका जो रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस है वह रन टाइम पर ही पता चलता है, तो उसके लिए आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की विशेषताएं प्रोग्रामर द्वारा मैनुअल रूप से प्रबंधित की जाती है, जैसे C++ भाषाओं में, या गार्बेज कलेक्टर द्वारा स्वचालित रूप से प्रतिबंधित की जाती है, जैसे जावा में। मतलब अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हुआ है तो उसे कैसे डीएलोकेट करना है, तो जैसे C++ में आपको मैनुअली करना है कि कब उस एलोकेटेड स्पेस को फ्री करना है। बट जावा यह सुविधा प्रदान करता है कि वह स्वचालित तरीके से जब मेमोरी डीएलोकेट होता है तो उसे वो मैनेज कर लेता है। मेमोरी किसी भी क्रम में आवंटित और मुक्त की जा सकती है। जैसे स्टैटिक में लास्ट इन फर्स्ट आउट एक आर्डर आपको फॉलो करना पड़ रहा था, लेकिन डायनेमिक मेमोरी के साथ इस तरीके का कोई कंडीशन नहीं है, उसे किसी भी आर्डर में मुक्त किया जा सकता है। स्टैक मेमोरी की तुलना में सामान्यतः बड़ी होती है हीप मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी के प्रबंधन के ओवरहेड के कारण स्टैक मेमोरी की तुलना में धीमी एक्सेस होती है। अब हम यहाँ पे हीप मेमोरी के बारे में एक उदाहरण देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, वापस से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के लिए जो कीवर्ड यूज होता है या उदाहरण सी से संबंधित है, मैलोक यूज किया गया है। तो हीप पर मेमोरी, तो ये जो इस तरीके से डायनेमिक मेमोरी के लिए जो स्टेटमेंट यूज होता है, तो वह किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पीटीआर। तो ये जो पीटीआर वेरिएबल है उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होगा वह डायनेमिक मेमोरी रहेगा और वह हीप में रहेगा। और जैसे अगले स्टेटमेंट में देखते हैं कि वहां पे पीटीआर इज इक्वल टू 100, इसका मतलब वो जो मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हुआ है वहां पे जाके 100 हो जाएगा। और जब इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो आप देखेंगे एक फ्री करके वेरिएबल लिखा है। तो जब इस पीटीआर वेरिएबल की जरूरत खत्म हो जाएगी तो डायनेमिक मेमोरी जो एलोकेट हुआ है उसे फ्री वेरिएबल के थ्रू उसको उस स्पेस को मुक्त करा दिया जाता है। तो इस उदाहरण में एक पूर्णांक के लिए मेमोरी मैलोक का उपयोग करके हीप पर आवंटित की जाती है। मेमोरी को फ्री का उपयोग करके स्पष्ट रूप से मुक्त करना है जब इसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगले मुख्य तत्व जो आपके रन टाइम इन्वायरमेंट से संबंधित है। यह तत्व है गार्बेज कलेक्शंस। तो गार्बेज कलेक्शन एक स्वचालित मेमोरी प्रबंधन सुविधा है जो कई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में उपयोग की जाती है ताकि उन मेमोरी को पुनः प्राप्त किया जा सके जो अब प्रोग्राम द्वारा उपयोग में नहीं है। हमने बात किया कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या संपादित करते हैं तो अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी एलोकेट किया जाता है, लेकिन जब उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाता है तो जो मेमोरी एलोकेट किए गए थे उनकी प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है ताकि अगले किसी और प्रोग्राम में मेमोरी एलोकेट किया जाए। तो उसके लिए
आपका जो तरीका होता है उसे हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शंस, जो कि स्वचालित मेमोरी प्रबंधन सुविधा है। यह मेमोरी लीक को रोकने में मदद करता है और उन वस्तुओं की पहचान और मेमोरी को मुक्त करने में मदद करता है जो अब पहुंच में नहीं है या जिनकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट है। जिस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट किया गया, अब अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे भी पहचानने में मदद करता है। इसकी विशेषताएं: गार्बेज कलेक्शन प्रोग्रामिंग द्वारा स्पष्ट निर्देशों के बिना चलता है। गार्बेज कलेक्शन प्रक्रिया आमतौर पर प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान आवधिक रूप से चलती है। मेमोरी लीक को कम करता है। उपयोग में नहीं आने वाली मेमोरी को पुनः प्राप्त करके गार्बेज कलेक्टर मेमोरी लीक को रोकने में मदद करता है, जो एक प्रोग्राम को अत्यधिक मेमोरी उपयोग करने या क्रैश करने का कारण बन सकता है। यहाँ पे हम एक उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण आपके पाइथन में है। हम अभी उस लैंग्वेज के प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन देख सकते हैं कि आपका एक क्लास नोड है और उस नोड के दो ऑब्जेक्ट बने हुए, नोड 1 और नोड 2, और एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है नोड 1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड 2 का संदर्भ। तो इसमें अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर गार्बेज कलेक्शंस है, अगर गार्बेज कलेक्शन करना है तो कंपाइलर सामान्यतः गार्बेज कलेक्शंस के लिए किस तरीके से एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करता है। तो जो पहला तरीका है संदर्भ गणना, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस काउंटिंग। तो इसी के तहत हम यह एक पाइथन का ऑब्जेक्ट, इसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि रेफरेंस काउंटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे एक क्लास है नोड, जिसके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं, नोड 1 और नोड 2। और देखिए नोड 1 का जो एड्रेस है डॉट नेक्स्ट, वो नेड 2 को रेफर कर रहा है। इसका मतलब नोड 2 का जो रेफरेंस काउंटिंग है वो बढ़ा हुआ है। तो नोड 1, अब मान लो किसी स्थिति में नोड 1 इज इक्वल टू नन कर दिए, तब भी नोड 1 डॉट एक्स डॉट नेक्स्ट द्वारा संदर्भित अभी भी उसका रेफरेंस काउंट हटेगा नहीं। तो जब नोड 1 को नन पर सेट किया जाता है, तब भी नोड 2 नोड 1 डॉट नेक्स्ट द्वारा संदर्भित होता है। जब नोड 2 के सभी संदर्भ हटा दिए जाते हैं या रेफरेंस हटा दिए जाते हैं, तब इसकी मेमोरी पुनः प्राप्त की जाती है। इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में जो अलग अलग वेरिएबल या ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उसको उसमें कितने रेफरेंस है। अगर रेफरेंस 0 है, अगर अभी वह उसे कोई भी रेफर नहीं कर रहा है, तो उसके बेसिस पे फिर गार्बेज कलेक्टर उस स्पेस को फ्री कर देता है। तो यह एक तरीका है गार्बेज कलेक्शंस का। दूसरा तरीका आपका है मार्क एंड स्वीप। गार्बेज कलेक्शन उन सभी वस्तुओं को मार्क करता है जो प्रोग्राम की जड़ों, जैसे वैश्विक वेरिएबल या सक्रिय स्टैक फ्रेम से अभी भी पहुंच में है। फिर यह मेमोरी के माध्यम से स्वीकृत करता है और किसी भी अमार्क वस्तुओं को पुनः प्राप्त करता है। इसका मतलब एक तरीके से जितने भी वेरिएबल आपने उपयोग किए हैं, तो वह उसकी मार्किंग करते रहता है, बीच बीच में उसकी स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहता है। जैसे अगर ये एग्जाम्पल में देखें, जो क्लास एग्जाम्पल जो C++ का एक उदाहरण है, तो हम उसमें देखते हैं दो ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, जिसमें तो इसका मतलब है मेमोरी एलोकेटेड है, उसको मार्क कर लिया। एक समय के बाद अब अगर कहीं पे सेट होता है कि ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू नल या ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू नल, तो अब गार्बेज कलेक्शंस के लिए उपयोग में है, क्योंकि वहां पे उसकी जो जब रीड करेंगे तो वहां पे नल दिखा रहा है, मतलब उस स्पेस की उपयोगिता आपका खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो तीसरे तरीका है सामान्य गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम, दैट इज पीडीए गार्बेज कलेक्शन, और दैट इज नोन एज जनरलाइजेशन गार्बेज कलेक्शन। वस्तुओं को उनके जीवन काल के आधार पर पीढ़ियों में विभाजित करता है, जो वस्तुएं कई जीसी गार्बेज कलेक्शन चक्रों से बच जाती है और उन्हें पुरानी पीढ़ियों में पदोन्नत किया जाता है। छोटी पीढ़ियां अधिक बार संग्रहित होती है। अब हम आखिरी जो मुख्य घटक है जो इस सब
टॉपिक के रन टाइम इन्वायरमेंट के हम उसके बारे में बात करेंगे, और वह है सिंबल टेबल मैनेजमेंट। तो सिंबल टेबल मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कंपाइलर डिजाइन और रन टाइम सिस्टम में प्रयुक्त होता है, जहां एक सिंबल टेबल का उपयोग प्रोग्राम में पाए गए विभिन्न प्रतीकों जैसे वेरिएबल्स, फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स आदि की जानकारी को स्टोर और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। सिंबल टेबल इन प्रतीकों की विशेषताओं को ट्रैक करती है, जैसे उनके नाम, प्रकार, दायरे और मेमोरी स्थापन। सिंबल टेबल प्रबंधन के मुख्य विचार। सिंबल टेबल एक डेटा संरचना है जिसका उपयोग प्रोग्राम में उपयोग किए गए प्रतीकों के बारे में जानकारी स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका कार्य क्या है? तो पहला, लुकअप, कोड में संदर्भित होने पर एक प्रतीक की विशेषताओं को तेजी से ढूंढना। इंसर्शन, कोड में घोषित किए जाने पर सिंबल टेबल में एक नया प्रतीक जोड़ना। संशोधन, कोड जनरेशन के दौरान किसी प्रतीक की विशेषताओं जैसे कि इसकी मेमोरी पता को अपडेट करना। डिलीशन, इन प्रतीक को हटाना जो दायरे से बाहर हो गया है या जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। तो जो सिंबल टेबल होता है, आपके प्रोग्राम में जो अलग अलग तरीके से वेरिएबल्स जो यूज होते हैं उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशंस को मेंटेन करना होता है। यह एक डेटा स्ट्रक्चर है और उसमें हम ये 4 तरीके से लुकअप, इंसर्शन, संशोधन और डिलीशन ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये वेरिएबल डिक्लेयर है, सी का स्टेटमेंट है इंट x बराबर 10। तो इंसर्ट क्या हो जाएगा? जब कंपाइलर इंट x का डिक्लेरेशन का सामना करता है कंपाइल टाइम में, तो यह सिंबल टेबल में x के लिए एक प्रविष्टि जोड़ता है। यह प्रविष्टि का नाम x और उसका प्रकार इंट, संभवतः इसका मेमोरी स्थान शामिल करती है। लुकअप, कोड में बाद में जब x का उपयोग किया जाता है तो कंपाइलर सिंबल टेबल में लुकअप करता है ताकि x के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके, जैसे इसके प्रकार और मेमोरी स्थान। वैसे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जब कोई फंक्शन, जैसे यहाँ पे एक ऐड करके फंक्शन है इंट ऐड, जिसमें 2 फॉर्मल वेरिएबल है a और b, और यह रिटर्न कर रहा है a प्लस b वैल्यू को। तो इंसर्शन में क्या आ जाएगा? सिंबल टेबल फंक्शन में ऐड के लिए एक प्रविष्टि स्टोर करेगा जिसमें इसका रिटर्न इंटीजर होगा, क्योंकि इंट लिखा हुआ है फंक्शन से पहले। इसके पैरामीटर लिस्ट में जो आपके a और b वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा, और इसका मेमोरी स्थान या कोड ब्लॉक का संबंध शामिल होगा। नेक्स्ट स्कोप, जब पैरामीटर a और b फंक्शन के भीतर घोषित किए जाते हैं तो इनके सिंबल टेबल में इनकी संबंधित स्कोप के साथ जोड़ा जाता है, और यह सुनिश्चित करता है कि केवल फंक्शंस के भीतर ही उपलब्ध रहे। अगला जो उदाहरण देखेंगे, स्कोप प्रबंधन, सिंबल टेबल। तो स्कोप प्रबंधन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x को 2 बार आपका डिक्लेयर किया गया है। एक फंक्शन के दायरे के बाहर है, एग्जाम्पल फंक्शन जहाँ पे x बराबर 5 है, फिर उसी के अंदर फिर से x बराबर 10 रखा गया है जो फंक्शन के अंदर है। तो इस उदाहरण में 2 x वेरिएबल है, प्रत्येक एक अलग स्कोप में। सिंबल टेबल को इन स्कोप को सही तरीके से प्रबंधित करना होता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आंतरिक x आंतरिक ब्लॉक में उपयोग किया जाए और बाहरी x को फंक्शन के अन्य हिस्सों में उपयोग किया जाए। तो सिंबल टेबल प्रबंधन के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उपयोग में आता है? तो जनरली हैश टेबल सिंबल टेबल्स के लिए सामान्यतः उपयोग की जाती है, क्योंकि यह इंसर्शन, लुकअप और डिलीशन ऑपरेशंस में भी प्रभावी होती है। या फिर लिंक लिस्ट, सरल या छोटे पैमाने के सिंबल टेबल्स के उपयोग की जा सकती है, हालांकि यह बड़े संख्या में प्रतियों के लिए कम प्रभावी होता है। और ट्री संरचनाएं उपयोग की जाती है जब श्रेणीबद्ध रिश्ते या स्कोप ट्री को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तो अब हम सारांश पे जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि रन टाइम वातावरण प्रोग्राम निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाएं प्रदान करता है, जिसे मेमोरी और प्रोसेस संबंधित है। स्टोरेज संगठन मेमोरी को इस तरह के संरक्षित करता है कि फंक्शन निष्पादन, गतिशील आवंटन और डेटा स्टोरेज को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जा सके। इन घटकों की समझ प्रोग्राम प्रदर्शन को अनुकूलित करने और रन टाइम के दौरान प्रभावी संसाधन उपयोग सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।